लविया के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाए रखा। क्या हुआ नर्स, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर इरफान ने पूछा। सर, गजिया ने कहा, मेरे वार्ड का एक मरीज गायब हो गया है। उसे आज दिन ही में एक्सीडेंट केस में लाया गया था। ओह, कौन से मरीज की बात कर रही हो? हेड कांस्टेबल ने जल्दी से पूछा। ये वही हवालदार था जो रात 8 बजे आया था। ये वही जिससे पूछगछ के लिए आप आए थे, रजिया ने जवाब दिया। ओह, इंस्पेक्टर उछल पड़ा। कितनी देर होगी? ये कब की बात है? 10-15 मिनट पहले वो अपने बिस्तर पर था जी, रजिया ने जवाब दिया। वे चाय पीने के लिए ड्यूटी रूम में आई थी और जब वापस गई तो वो अपने बेड से गायब था। तलाश करो उसे, इस मर्तबा डीएसपी चीखा। वो भी अस्पताल से बाहर नहीं गया होगा, तलाश करो उसे। एक सब इंस्पेक्टर वार्ड की तरफ दौड़ गया, जबकि इंस्पेक्टर दूसरों को चीख चीख कर अहकामात देता रहा और फिर खुद एक तरफ दौड़ता चला गया। कांस्टेबल के साथ वार्ड में आने वाले सब इंस्पेक्टर ने दरवाजे के करीब ही स्विच बोर्ड के तमाम स्विच ऑन कर दिए। वार्ड की तमाम बत्तियां रोशन हो गई। बावजूद की आवाजें सुनकर सोए हुए मरीज जाग गए, बाद तराने लगे थे। सब इंस्पेक्टर ने झुककर तमाम बेड्स के नीचे झांका, फिर कांस्टेबल को सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। कांस्टेबल दौड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। सब इंस्पेक्टर वार्ड में खड़ा गहरी नजरों से मरीज को देख रहा था। बाज मरीज ऐसे थे जो अभी तक सोए हुए थे और उन्होंने चादरें इस तरह ओढ़ रखी थी कि चेहरे भी छुप गए थे। सब इंस्पेक्टर एक एक मरीज के पास जाकर उनके ऊपर से चादरें खींचने लगा। इसी दौरान रदिया भी वार्ड में आ गई। सब इंस्पेक्टर की हरकत देखकर वो दौड़ती हुई उसके करीब पहुंच गई। ये आप क्या कर रही हैं? मरीजों को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है? लेकिन सब इंस्पेक्टर उसकी एहतजाज की परवाह किए बगैर मरीजों पर से चादरें खींचता रहा। उसने मरीजों की एहतजाज की परवाह भी नहीं की। इसी दौरान डीएसपी भी डॉक्टर इरफान के साथ वार्ड में आ गया। रदिया ने सब इंस्पेक्टर के रवैये का डीएसपी से एहतजाज किया तो वो उसे घूरते हुए बोला, चादरें खींच लेने से कोई मरीज मर नहीं जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि जो मरीज गायब हुआ है वो है कौन? हमें उससे कोई गर्व नहीं कि वो कौन है। हमारे लिए वो मरीज है और ये सब मरीज हैं। इनके साथ ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सराहने आला से शिकायत करूंगी। आपको क्या पहुंचता है कि मरीजों को आधी रात के वक्त इस तरह परेशान करें? पहले हमें इत्मीनान कर लेने दो, उसके बाद तुम शिकायत कर लेना, डीएसपी ने कहा। उस पर लविया की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। उसने पुलिस की मजीद नफरी तलब की थी। उसने जैसे ही फोन बंद किया, रदिया ने रिसीवर उठा लिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के घर का नंबर मिलाने लगी। लाइन मिलने पर उसने एमएस को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया और घूरती हुई नजरों से डीएसपी की तरफ देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। 1 मिनट नरस, डीएसपी ने उसे रोक लिया। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम एक जिम्मेदार और फर्ज शनास नरस हो, लेकिन तुम्हारा जो मरीज यहाँ से फरार हुआ है वो इंतहाई खतरनाक मुजरिम शारिक है। शारिक? रविया के लहजे में हैरत थी, लेकिन उसके बारे में तो ये खबर छपी थी कि वो बुलबर की एक कोठी में आग लगने से जलकर राख हो चुका है। वो खबर गलत थी, डीएसपी ने कहा। अब तस्दीक हो गई है कि शारिक और उसकी दोस्त समीना जिंदा है। तुम्हारे उस मरीज ने अपने जिस रिश्तेदार का एड्रेस बताया था वो गलत निकला, और फिर ये तस्दीक भी हो गई है कि वो सड़क पार नहीं कर रहा था, बल्कि उसी टैक्सी में था जो हादसे का शिकार हुई थी। उसने चलती टैक्सी से छलांग लगाई थी। उसके साथ टैक्सी में दिलावर नामी दूसरा आदमी भी कई वारदातों में पुलिस को मतलूम था। वो दोनों उसी टैक्सी में थे। हमारे पास कम से कम 3 ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने शारिक को टैक्सी से छलांग लगाते देखा था और उसके बाद टैक्सी हादसे का शिकार हो गई। बहरहाल मरीजों को डिस्टर्ब किए जाने का मुझे अफसोस है और तुम्हारी फर्ज चिनासी पर खुशी हुई। मैंने अपना ये फर्ज पूरा कर दिया है। कैनमेस को उस वाक़े से आगाह कर दिया है। वो कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, रविया ने कहा। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था, हम इस मामले को संभाल लेंगे, डीएसपी ने कहा। रविया जवाब दिए बगैर पैर पटकती हुई ड्यूटी रूम से बाहर आ गई। जब वो अपने वार्ड में पहुंची तो सब इंस्पेक्टर जा चुका था। अलबत्ता एक मुसल्ला कांस्टेबल वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो भागो यहाँ से, रविया ने उसे डांट दिया। कांस्टेबल गड़बड़ाकर दरवाजे से दूर हो गया। रविया वार्ड में दाखिल हुई तो अजीब सूरत-ए-हाल थी। वो उससे मरीज करा रहे थे। रविया एक एक मरीज के पास जाकर उसे तसल्ली देने लगी। थोड़े हॉस्पिटल में खुलीबुली मच गई थी। लगता था जैसे पुलिस की पूरी पलटन ने हमला कर दिया हो। हर तरह से भाग दौड़ और सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रदिया ने अब अपने आप पर पूरी तरह काबू पा लिया था। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर पुलिस को उस पर मामूली सा भी शक हो गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन 3 घंटों तक पूरे हॉस्पिटल में एक हंगामा सा जारी रहा। पुलिस न सिर्फ मशकूक जगहों पर बल्कि वार्ड की भी तलाशी ले रही थी। जो मरीज सो रहे थे उनके ऊपर से चादरें खींच दी गईं। यहाँ तक कि पुलिस वाले खवातीन थे वार्ड में भी दंदनाते हुए घुस गए थे। उस वक्त एम्बेस भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। पुलिस वालों की इस रवैये पर उसने भी डीएसपी से एहतजाज किया था, लेकिन उसकी एहतजाज की कोई परवाह नहीं की गई थी। सुबह 4 बजे तक हॉस्पिटल की हदूद में शारिक की तलाश जारी रही, लेकिन उसे ना मिलना था ना मिला। मिलाकर चंद मुसल्ला पुलिस वालों को हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया और बाकी फोर्स वापिस चली गई। रदिया कुछ देर अपने वार्ड में रही, फिर ड्यूटी रूम में आ गई।
एमएस ने हॉस्पिटल के बाद जिम्मेदार डॉक्टरों को उनके घरों से बुला लिया था और एमएस के दफ्तर में उनकी मीटिंग हो रही थी। रविया कुछ देर ड्यूटी रूम में बैठी दूसरी नर्सों के साथ सूरत पर तबसरा करती रही, फिर अपने वार्ड में आ गई। एक दो मरीज अभी तक जाग रहे थे और तकलीफ से करा रहे थे। रविया ने उन्हें एक ख्वाब अवर गोली खिला दी और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ मेल पर रख दिए और अपना सर हाथों पर टिका दिया और कुछ ही देर बाद वो इस तरह बैठे बैठे सो गई। कमरे की बत्ती बुझा दी थी, अलबत्ता मसहरी के हकम में वाकई खिड़की खोल दी थी ताकि ताज़ा हवा भी अंदर आती रहे। खिड़की के सामने पर्दा पड़ा हुआ था, कमरे के दरवाजे को बाएं से ताला लगा हुआ था और शारिक सोच रहा था कि अब वो रजिया तिरहमू करम पर है, वो चाहे तो उसे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करा सकती है। कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था और खिड़की में भी लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। सामने वाली दीवार में एक और रोशनदान भी नजर आ रहा था, लेकिन उस रोशनदान से निकलना मुमकिन नहीं था। शारिक रजिया के बारे में सोच रहा था, वो कौन थी? अगर उसने उसे पहचान दिया था तो उससे खौफजदा होने की बजाय उसकी मदद करने पर क्यों आमादा हो गई थी? लेकिन जब वाकई उसकी मदद करना चाहती थी या उसे अपने कब्जे में कर लेने के लिए यहाँ आई थी। टांग की हड्डी क्रैक होने की वजह से शारिक इस वक्त भाग नहीं सकता था। वो 50 लाख रुपए का बैरियर चेक था जिसे किसी भी वक्त हुकूमत के सामने पेश करके कैश कराया जा सकता था। क्या रजिया ये चेक कैश कराना चाहती थी? शारिक यही सब कुछ सोचता रहा। अगर रजिया के दिल में कोई बदनीति नहीं थी और वो वाकई इसकी मदद करना चाहती थी तो क्यों? वो जान चुकी थी कि शारिक एक खतरनाक मुजरिम है। हुकूमत की तरफ से उसकी गिरफ्तारी के लिए अखबारात में इख्तियार दिए जा रहे थे और उन इख्तियारों में यह भी खास तौर पर लिखा था कि शारिक को पनाह देने वालों को भी शरीके जुर्म समझा जाएगा और सख्त तरीन सजा दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद रजिया उसकी मदद क्यों करना चाहती थी? उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली थी? अगर पुलिस को किसी तरह यह शुबा भी हो गया कि शारिक के फरार होने में रविया का हाथ है तो पहले रविया ही को पकड़ा जाएगा। शारिक यही सब कुछ सोचता रहा, फिर उसके जेब में समीना वगैरह का ख्याल ऊपर आया। वो कहता रहा था कि वो 2-3 घंटों में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे घर से निकले हुए 14-15 घंटे हो चुके थे। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और उसके साथ ही शारिक का ज़हन भी उलझता जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा उलझन रजिया के बारे में थी। हर तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में हल्की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। शारिक को अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। इस कमरे में कोई वाल कलाक भी मौजूद था, लेकिन बत्ती बंद होने के बायस वो उस वाल कलाक को देख नहीं सकता था। शारिक जख्म और टांग की तकलीफ की वजह से शारिक बेचैन था और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो जबड़े बींचे तकलीफ जब्त करने की कोशिश कर रहा था। अगर वार्ड में होता तो उसे दर्द दूर करने की कोई दुआ मिल सकती थी, लेकिन इस बंद घर में उसके लिए कुछ नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद टांग का दर्द कम होने लगा। तकलीफ कम हुई तो शारिक को ऊँघ आने लगी। वो जागते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद गालिब आ गई और उसकी आंखें बंद हो गई। और फिर शोर की आवाज सुनकर शारिक हड़बड़ाकर उठ गया। भाग दौड़ और पुलिस की सीटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शारिक को समझने में देर न लगी कि पुलिस ने हॉस्पिटल पर छापा मार दिया था और उसके फरार का पता चल गया था। पुलिस उसे पूरे हॉस्पिटल में तलाश करती फिर रही थी। इसने गर्दन घुमा कर देखा, पिछली खिड़की खुली हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता हुआ उठ गया। मसहरी के पुष्ट दीवार से मिली हुई थी। वो अपने आप को खींचता हुआ मसहरी के किनारे पर ले आया और हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर दी। और उसके ठीक 5 मिनट बाद शारिक को क्वार्टरों के आसपास भी शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस वाले रिहायशी क्वार्टरों की भी तलाशी ले रहे थे। लोगों की एहतजाज की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। पुलिस वाले बहुत करीब पहुंच गए थे। क्वार्टर के सामने से उनकी चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये किसका क्वार्टर है? एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। एक नर्स का है जी, वो ड्यूटी पर है, सुबह आएगी। एक आदमी ने जवाब दिया। उसके साथ और कौन रह रहा है? पुलिस वाले ने पूछा। कोई नहीं जी, वो अकेली है। क्वार्टर को ताला लगा हुआ है, उस आदमी ने जवाब दिया। लेकिन आप हमारे क्वार्टरों की तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या आपका ख्याल है कि हॉस्पिटल से भागने वाले मुजरिम को हम में से किसी ने पनाह दी होगी? चुप कर ओए, पुलिस वाले ने कड़कते हुए जवाब दिया। अगर ज्यादा शोर मचाया तो तुम्ही को ले जाकर अंदर बंद कर दूंगा। लोग खामोश हो गए। पुलिस वालों की आवाजें तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रहीं और फिर खामोशी छा गई। शारिक ने इत्मीनान का सांस लिया और बिस्तर पर लेटकर रविया के बारे में सोचने लगा। उस वार्ड में रविया की ड्यूटी थी और पुलिस रविया से यह जरूर पूछेगी कि जब मरीज वार्ड से गायब हुआ था तो वो कहाँ थी। इस तरह रविया शुबह की जद में आ सकती थी और पुलिस को जिस पर शुबा उसकी जबान खुलाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। शारिक जागता रहा। सुबह 4 बजे तक मुख्तलिफ सिमतों से आवाजें आती रहीं और फिर खामोशी छा गई। शारिक को अंदेशा था कि अगर रविया पकड़ी गई तो पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। वो जानते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ने उसे मगरूम कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। शारिक यहाँ पूरी तो कमरे में दिन की हल्की सी रोशनी थी और ये रोशनी ऊपर वाले रोशनदान से आ रही थी। सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी 9 बजे का वक्त बता रही थी। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और फिर चौंके बगैर ना रह सका। मसहरी के करीब ही फर्श पर बिछी हुई दरी पर रविया सो रही थी। शारिक को पता नहीं चल सका था कि वो किस वक्त आई थी।
उसने उसे जगाया नहीं और कपड़े बदलकर दरी पर ही सो गई। शारिक अपने आप को घसीटकर मसहरी के किनारे पर आ गया और रदिया की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, एक हाथ पेट पर रखा हुआ था और दूसरा पहलू में फैला हुआ था। रदिया के कुछ बाल चेहरे पर भी बिखरे हुए थे और इसमें शुबा नहीं कि वो बेहद हसीन लग रही थी। शारिक रदिया को देख रहा था। बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। वो चौंक गया। कुछ देर बाद आवाज दोबारा सुनाई दी। इस मर्तबा जोर से दस्तक दी गई थी। शारिक ने रदिया की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी और उसने आवाज सुनी नहीं थी। शारिक ने अपनी सही टांग मसहरी से नीचे लटकाई और पैर से रदिया का कंधा हिलाने लगा। इसी दौरान दस्तक की आवाज तीसरी मर्तबा सुनाई दी। शारिक ने रदिया की तद्दे को जोर से हिलाया। रविया बढ़ाकर उठ गई। क्या है, कौन हो तुम? वो गहरी नींद से उठाए जाने पर बदआवाज हो गई थी। हवास पर काबू रखो, शारिक सरगोशियाना लहजे में बोला। बड़ा कोई आया है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। ओह, रविया उठकर बैठ गई। उसने शारिक की तरफ देखते हुए अपने बिखरे हुए बालों का जूला बना लिया। कौन है बाहर? पता नहीं, जाकर देखो और अपने आवाज पर काबू रखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों से यहाँ मेरी मौजूदगी का राज खुल जाए। शारिक बोला। अब मैं होश में आ गई हूँ, तुम फिक्र मत करो। रजिया मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने दरवाजा भीड़ दिया। उसके जाते ही शारिक अपनी जगह से उठ गया और बड़ी मुश्किल से लंगलाता हुआ चलकर दरवाजे के पीछे दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसने तय कर लिया था कि अगर पुलिस वाले इसकी तलाश में यहाँ आए तो पकड़े जाने से पहले एक आध को तो खत्म कर ही देगा। 2 मिनट गुजर गए लेकिन कोई अंदर नहीं आया। अलबत्ता बाहर से बातों की आवाज सुनाई देती रही। रविया किसी से बातें कर रही थी। दूसरी आवाज किसी मर्द की थी। रविया तकरीबन 10 मिनट तक दरवाजे में खड़ी किसी से बातें करती रही, फिर उसने दरवाजा धड़ से बंद किया। शारिक कमरे के दरवाजे के पीछे दीवार से चिपका खड़ा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और रविया अंदर आ गई, लेकिन दूसरे कदम पर वो ठिठक कर रुक गई। उसने मुड़कर देखा तो शारिक को दरवाजे के पीछे खड़े पाकर उसके मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। ओह, मैं तो परेशान हो गई कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली। चलो बेड पर, इस तरह चलना फिरना तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हें चंद रोज तक तो हरकत भी नहीं करनी चाहिए। उसने आगे बढ़कर शारिक को सहारा दिया और उसे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। मैं रात भर की जागी हुई थी, आते ही सो गई। मुझे ये ख्याल भी ना रहा कि तुम्हें नाश्ता भी करवाना है। रविया उसकी तरफ देखते हुए बोली। लेकिन जब मैं इस कमरे में आई तो तुम गहरी नींद में थे। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सुबह 5 बजे के बाद ही सोया था। शारिक ने कहा। रात भर हॉस्पिटल में खासा हंगामा था। पुलिस ने रायशी क्वार्टरों की तलाशी भी ली थी। हाँ, मुझे रात को ही पता चल गया था कि पुलिस ने क्वार्टरों की भी तलाशी ली थी। मैं तुम्हें तफसील से सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले नाश्ता तैयार कर लो। तुम्हें भूख लग रही होगी और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। रदिया ने कहा। अभी कौन आया था? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पड़ोसन का शोर। रदिया ने मादी खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बड़ी पड़ोसन आरफा भी नर्स है और दिन की ड्यूटी कर रही है। उसका शोर रफीक अपने आप को गुलफाम समझता है और मेरे बारे में खुशफहमी में मुब्तला है। अभी इसलिए आया था कि मेरे पास बैठकर कुछ गपशप हो जाए, लेकिन मैंने उसे भगा दिया कि रात ड्यूटी करके आई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। अजीब आदमी है, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे कुत्तों की तरह दुम मिलाता फिरता है। हाना जी उसकी बीवी हॉस्पिटल की सबसे खूबसूरत नर्स है। वाकई बहुत हसीन है, तुमसे भी ज्यादा। शारिक बोला। ओह, रदिया ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कहीं तुम भी अपनी बीवी से, मेरा मतलब है अपनी दोस्त समीना से उकता तो नहीं गए? ओह, शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकला। तो तुम समीना के बारे में भी जानती हो? बहुत अच्छी तरह, रदिया ने जवाब दिया। वैसे भी अखबारात में तुम दोनों का नाम साथ साथ ही छपता है। बहरहाल बातें बाद में होंगी, पहले नाश्ता कर लो। तुम्हें मेडिसिन भी देनी है, मैं हॉस्पिटल से तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आई हूँ। रविया कमरे से निकल गई। उसने दरवाजा भीड़ दिया। शारिक मसहरी पर लेटा रहा। रविया तकरीबन 1.25 घंटे बाद कमरे में आई। उसने हाथ में उठाई हुई ट्रे एक छोटी मेज पर रख दी और मेज को उठाकर मसहरी के करीब कर दिया और एक कुर्सी भी करीब कर ली। शारिक अपने आप को खींचकर मसहरी की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। उसने ट्रे की तरफ देखा। एक प्लेट में पराठे थे और 2 प्लेटों में फ्राई अंडे। 2 कपों में चाय भी थी। खुद खा लोगे या मैं अपने हाथ से खिलाऊं? रविया ने पूछा। मैं खुद ही खा लूंगा, लेकिन पहले कुली करना चाहता हूँ, शारिक बोला। रविया ने उठकर उसे कुली करवाई और एक प्लेट में पराठा रखकर उसके सामने रख दिया। साथ ही अंडे की प्लेट भी रख दी। वो दोनों नाश्ता करने लगे। हाँ, अब जरा तफसील से बताओ रात को हॉस्पिटल में क्या हुआ था? शारिक ने एक नवाला मुंह में रखते हुए कहा। मैं तुम्हारे बारे में परेशान था कि अगर पुलिस को शुबा हो गया तो तुम भी नहीं बचोगी। पुलिस को मुझ पर शुबा हो ही नहीं सकता, रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैंने व्हील चेयर दूर किसी दूसरे ब्लॉक के पीछे छोड़ दी थी। फिर अपने वार्ड का चक्कर लगाती हुई ड्यूटी रूम चली गई। उसके बाद फिर अपने वार्ड में आई और बाहर निकलकर शोर मचा दिया कि मेरे वार्ड का एक मरीज गायब हो गया है। और ठीक उसी वक्त बीएसपी की निगरानी में एक पुलिस पार्टी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। और जब उन्हें पता चला कि तुम गायब हो गए हो तो एक हंगामा उठ खड़ा हुआ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर तफसील से सब कुछ बताने लगी। मैंने भी पुलिस के खिलाफ एक हंगामा खड़ा कर दिया था।
रात को मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग में यह फैसला किया है कि वजीर सेहत और दीगर मुतलका महकमों को इस सूरत से आगाह किया जाए और पुलिस की इस रवैया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। लेकिन अगर पुलिस को तुम पर शुबा हो जाता तो जानती हो क्या होता? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? एक बात तो बताओ। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुमने अगर मुझे पहचान लिया था तो अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद क्यों की? अगर मैं तुम्हारी मदद ना करती तो इस सब तुम पुलिस की हिरासत में होते। रज़िया ने जवाब दिया, वो तो मैं जानता हूँ और उसके लिए तुम्हारा एहसान मानता हूँ। शारिक ने जवाब दिया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे जबकि पुलिस वाले उस वक्त तक मुझे नहीं पहचान सके थे? अगर मैं उन 2 पुलिस वालों की जो तुम्हारे बारे में जानने के लिए 8 बजे के करीब आज से बातें ना सुन देती तो मुझे तुम्हारी असलियत का पता ना चलता। रज़िया ने एक सेकंड की खामोशी के बाद बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें याद होगा कि मैं उन पुलिस वालों के साथ ही वार्ड से बाहर गई। वो दोनों राजराना लहजे में बातें कर रहे थे। एक ने कहा था कि तुम शारिक ही हो, लेकिन इस पते से तस्दीक कर लेनी चाहिए जो तुमने उन्हें बताया था। वार्ड में वापिस आकर मैंने तुम्हारे चेहरे को गौर से देखा। तुम्हारी तस्वीर अखबारों में छपती रही है। सरफी तौर पर देखने से तुम्हें शनाख्त नहीं किया जा सकता, लेकिन गौर से देखने पर मैंने तुम्हें पहचान लिया और मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। लेकिन क्यों? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अखबारों में पढ़ चुकी हूँ। रज़िया ने कहा, तुम तो शरीफ आदमी थे, शराफत की जिंदगी बसर करना चाहते थे, लेकिन इन पुलिस वालों ही ने तुम्हें मुजरिमाना रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें मुजरिम नहीं मजलूम समझती हूँ, इसलिए मैंने अपनी परवाह ना करते हुए तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। लेकिन तुम हो कौन? अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? शारिक ने उसकी तरफ देख के हुए कहा, कुछ देर पहले तुमने कहा था कि समीना को अच्छी तरह जानती हो। क्या वाकई उसे जानती हो या उसके बारे में सिर्फ अखबारों ही में पढ़ा है? मैंने उसके साथ पढ़ा है। रज़िया मुस्कुराते हुए बोली। क्या? शारिक चौंक गया। मैं समीना को जाती तौर पर जानती हूँ, रज़िया ने जवाब दिया। मेरे वालिद भी सरकारी मुलाजिम है और चुबरजी क्वार्टर में रहते हैं। समीना के दर से हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। हम इंटर तक एक ही क्लास में थी, फिर इंटर करने के बाद मैंने नर्सिंग में दाखिला ले लिया और समीना उसकी कॉलेज में पढ़ती रही। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। उसने एमए करने के बाद लेक्चररशिप इख्तियार कर ली। वो नायब अच्छी और बहुत शरीफ लड़की थी। फिर जब वो फैसलाबाद में थी तो कुछ ईयर से बाद उसके बारे में अजीब सी बातें सुनने में आई। मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में जो हकीकत सामने आई उसे झुठलाना मुमकिन नहीं था। और फिर अखबारों में उसका और तुम्हारा नाम आने लगा। आम महफिलों में तुम दोनों के बारे में लोग कहानियों किसी अंदाज में बातें करने लगे। आम लोगों को तुमसे हमदर्दी थी, जबकि पुलिस और माजे गुज्जर जैसे लोगों करके तुम दोनों के नाम दहशत की अलामत बन गए थे। रात को जब मैंने तुम्हें देखा और पुलिस वालों की बातें सुनने के बाद तुम्हें शनाख्त किया तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था, चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं तुम्हें बचाऊंगी। लगता है तुम भी चोट खाई हुई हो, शारिक ने कहा। उसे सामने रखी हुई दोनों प्लेटें हटा दी और चाय का कप उठा लिया। एक चोट खाई हुई शख्स को ही मुझ जैसे शख्स से हमदर्दी हो सकती है। वही कहते हो तुम, रज़िया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ये माँ की चोट खाई हुई। अपने बारे में कुछ और बताना पसंद करोगी? शारिक ने कहा। क्यों नहीं, इस तरह दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, रज़िया ने जवाब दिया। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बात जारी रखते हुए कहने लगी, जब मैंने नर्सिंग में दाखिला लिया तो उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। सुलेमान हमारा दूर का रिश्तेदार था और पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। वो बहुत जालिम और जाबिर आदमी था, इंतहाई बदअखलाक और बदतमीज। वो ज़िला सियालकोट के गांव का रहने वाला था, लेकिन लाहौर में वो अकेला ही था। उसने ग्रेजुएशन यहीं से किया था और यहीं पर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुआ था। सर्विस के 1 साल बाद उसने एक बड़े मुजरिम को धोखे से गिरफ्तार किया था, जिस पर उसे तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया था। उसकी बदअखलाकी और बदतमीजी की वजह से उसके गांव के रिश्तेदारों ने उसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। वो बहुत बड़ा राशि ऑफिसर था। सब इंस्पेक्टरी और दौलत के गुरूर में वो खुद भी अपने रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता था। उसके माँ बाप मर चुके थे। एक बड़ा भाई था जिसकी गुर्बत की वजह से सुलेमान ने उसे बुला दिया था। सुलेमान ने रिश्वत की दौलत जमा करके घोड़ेचा रोड पर जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवा लिया। दरअसल उसने 2-2 कनाल के 3 प्लाट खरीदे थे। बरमियान वाले प्लाट पर 2 मंजिला मकान बनवाया और बाकी 2 प्लाटों को लान में तब्दील कर दिया। एक रोज वो मेरे वालिद साहब से मिलने घर आया। उसने मुझे देख लिया और उसके चंद रोज बाद मेरे वालिद को मजबूर करने लगा कि शादी उसके साथ कर दी जाए। पुलिस की दोस्त देने के अलावा उसने वालिद को कुछ सब्ज बाग भी दिखाए और वादा किया कि शादी से पहले वो मकान मेरे नाम कर देगा। डैडी राजी हो गए। उसे मकान मेरे नाम पर असर कर दिया और उसके 4 रोज बाद शादी हो गई। मेरी शादी के बाद 1 साल तक वो जिंदा रहा और ये 1 साल मुझ पर क़यामत बनकर गुजरा। वो मुझे रोजाना मारता पीटता, मुझे मजबूर करता कि मैं नी बुरियां लिबास पहनकर उसके दोस्तों को शराब पिलाऊं।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।